Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Prime Minister's speech on Independence Day Eve. तो ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कल पूरे देश ने 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और इस कॉन्टेक्स्ट पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एड्रेस किया। ये तो हर साल ही होता है, देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो इस साल का जो स्पीच था उसका थीम था विकसित भारत एट 2047। भारत को एक डेवलप्ड देश बनाना है जब तक हमारे देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे बाय 2047। तो ये तो भारत सरकार के कई सारे इनिशिएटिव्स में यही लक्ष्य आपको दिख रहा है। एज अ सिटीजन भी हम लोगों को ये लक्ष्य बनाना चाहिए अपने देश के लिए कि अपने देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएं बाय 2047। तो स्पीच के दौरान क्या क्या मुख्य बातें कहीं प्रधानमंत्री जी ने जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो देख लेते हैं। अगले 5 सालों में 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो इससे फायदा क्या होगा? आउट माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, देश से बाहर जाकर के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होगी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम होता है उसको कुछ हद तक एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सरकार ने लगातार अपने अलग अलग इनिशिएटिव्स में अनाउंस किया है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। हर एक कम्युनिटी के लिए जो मौजूदा टाइम में उनके सिविल लॉज हैं, जो उनके मैरिजेज, डिवोर्स, अडॉप्शन या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस इनको गाइड करते हैं, वो काफ़ी हद तक उनके रिलीजियस प्रिंसिपल से गाइडेड हैं और इस कारण से उनमें काफ़ी हद तक एक डिस्टिंक्टिवनेस भी है। और कुछ कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो काफ़ी हद तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से इनकंसिस्टेंट भी हो जाते हैं कभी कभार। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत पहले ही डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में एक गाइडलाइन दिया हुआ है भारत सरकार को कि व्हेन द राइट टाइम कम्स इन अप्रोप्रिएट टाइम्स, मतलब जब देश के अंदर कम्युनल माइंडसेट थोड़ा सा टेम्पर डाउन हो जाए उस वक्त धीरे धीरे सरकार को कोशिश करनी है कि आप सिविल मैटर्स में भी, नॉट जस्ट इन क्रिमिनल मैटर्स बट सिविल मैटर्स में भी एक यूनिफॉर्म लॉ लेकर के आए विच शुड बी इन लाइन विथ ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स। तो इसी चीज़ को सरकार कमिटेड है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सेक्युलर सिविल कोड ले आएगी भारत सरकार इन कमिंग ईयर्स। गवर्नेंस रिफॉर्म्स, तो भारत सरकार के जितने भी ऑफिसेज या यूनिट्स हैं, लगभग 3 लाख गवर्नेंस यूनिट्स को प्रधानमंत्री जी ने सजेस्ट किया है कि साल में कम से कम 2 पॉलिसी रिफॉर्म्स जरूर लेकर के आएँ, काम काज करने के तरीके में कुछ ना कुछ इनोवेशन, कुछ बदलाव लेकर के आएँ जिससे गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक हो पाए। तो ये सजेशन दिया है प्रधानमंत्री जी ने, जो हम लोग एथिक्स पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस जो चैप्टर है कि सरकार के कामकाज करने के तरीके में कैसे इफेक्टिवनेस लाया जाए, एथिकल इंटरवेंशन किया जाए, तो वहाँ पे ये सजेशन प्रधानमंत्री जी का आप कोट कर सकते हैं। उसके अलावा यूथ इन पॉलिटिक्स, खासकर ऐसे यूथ जिनका पहले से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे कम से कम 1 लाख यूथ को पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कराना है, पॉलिटिक्स में इन्फ्यूज कराना है ताकि पॉलिटिक्स के अंदर नया पर्सपेक्टिव डेवलप हो। दैट इज अनदर गोल established by पीएम मोदी। डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, तो बेसिकली मेक इन इंडिया के लक्ष्य को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए और पूरा करने के लिए भारत के अंदर इनोवेटिव डिजाइनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, मशीन्स, इस पे फोकस किया जाए, ये भी लक्ष्य रखा गया है। इसको नाम दिया गया है डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड। मैं इसे हेडिंग इसलिए लिख करके देता हूं ताकि आपको बस ये की वर्ड्स याद रखने। तो अगर आपने ये याद कर लिया डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, तो आप लिख पाएंगे कि नाउ मेक इन इंडिया कैंपेन दैट वाज स्टार्टेड 1 decade ago has been now given a new direction as per द विजन ऑफ डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड। तो ऐसे इनोवेटिव कटिंग एज डिजाइंस लेकर के आए हमारे देश के
टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, ताकि पूरे दुनिया भर में हम लोग एक इनोवेशन के फील्ड में लीडर बन पाए। नालंदा स्पिरिट इन एजुकेशन, तो अभी ये वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं सीधा सीधा आंसर राइटिंग में, कि अभी हमने नालंदा यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस भारत सरकार ने अभी इनॉग्रेट किया। तो उसी स्पिरिट में एक वक्त कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में एंशियंट टाइम में दुनिया भर के स्कॉलर्स पढ़ने आते थे, वैसे ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये टारगेट सेट किया है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम को वापस से डेवलप किया जाए इन नालंदा स्पिरिट। मतलब दुनिया भर के स्कॉलर्स भारत में पढ़ने आए और भारत में जो पढ़ाई हो वो रैशनल, क्रिटिकल, साइंटिफिक थिंकिंग के लाइन में हो, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में एंशियंट टाइम में हुआ करता था। तो इसको नाम दिया उन्होंने नालंदा स्पिरिट इन एजुकेशन। तो जो पहला लक्ष्य था उससे फोकस किया जा रहा है कि ब्रेन ड्रेन को होने से रोका जाए, और आप कह सकते हैं नालंदा स्पिरिट इन एजुकेशन विल एम एट रिवर्सिंग ब्रेन ड्रेन एंड इनफैक्ट अट्रैक्टिंग टैलेंट अक्रॉस द वर्ल्ड टू कम टू इंडिया। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि क्लाइमेट टारगेट्स को लेकर के भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जो अपने पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत किए गए कमिटमेंट्स को अहेड ऑफ द शेड्यूल पूरा कर रहा है। तो भारत के जो कमिटमेंट्स अंडर पेरिस क्लाइमेट डील, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, दे आर सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स कलेक्टिवली नोन एज पंचामृत स्ट्रैटेजी। तो उनको भारत अपने टाइम शेड्यूल से पहले पूरा कर रहा है। दैट इज वन पॉजिटिव थिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट टारगेट्स अचीवमेंट ऑफ इंडिया, एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री अमंगस्ट द G20 ग्रुप टू डू सो। तो ये हाईलाइट है पीएम स्पीच का ऑन इंडिपेंडेंस डे। मेंस में इसमें यहां से प्रश्न बन सकता है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स, एथिक्स में और गवर्नेंस में पूछा जा सकता है कि यूथ का पॉलिटिक्स में आने से क्या क्या फायदा हो सकता है। और उसके अलावा नालंदा स्पिरिट इन एजुकेशन पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं तो कम से कम पासिंग रेफरेंस में तो आप इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस रिफॉर्म तीसरा आप कह सकते हैं। तो 3 इन 7 में से भी 3 सबसे महत्वपूर्ण है। गवर्नेंस रिफॉर्म्स एथिक्स में इस्तेमाल करेंगे, यूथ इन पॉलिटिक्स एथिक्स गवर्नेंस दोनों में इस्तेमाल करेंगे। नालंदा स्पिरिट ऑफ एजुकेशन जो है वो भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एथिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू स्ट्रेंथन इंडिया सॉफ्ट पावर अक्रॉस द वर्ल्ड, इस आइडिया को लेकर के आप इंटरनेशनल रिलेशंस में इनका इस्तेमाल करेंगे। नालंदा स्पिरिट इन एजुकेशन, ये टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे नालंदा स्पिरिट इन एजुकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about drone technology for PM Kusum scheme. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially with respect to chapter agriculture. तो पहले PM कुसुम स्कीम के बारे में समझते हैं। इस स्कीम का पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट सरल भाषा में आप इतना समझ लीजिए कि इस स्कीम के अंतर्गत कोशिश की जा रही है कि फार्मर्स की जो भी पावर रिक्वायरमेंट है, उनकी पावर रिक्वायरमेंट मेनली क्यों होती है, पंप्स चलाने के लिए ताकि इरिगेशन का काम हो पाए। तो फार्मर्स की जो मेन पावर रिक्वायरमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा किया जा सके विथ हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स। इससे डबल फायदा हो जाएगा, फार्मर्स की एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन ग्रिड कनेक्टेड पावर सप्लाई कम होगा, या फिर डीजल बेस्ड जो उनका पंप होता है वो इस्तेमाल कम होगा। उसके जगह पे सोलर पैनल्स का जब इस्तेमाल करेंगे तो उससे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होगा, फार्मर्स की एनर्जी एक्सेसिबिलिटी, पावर एक्सेसिबिलिटी भी स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि उनकी ओवर डिपेंडेंसी ऑन ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई या डीजल कम होगी। तो पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत टोटल लक्ष्य है 30,000 मेगावाट, या दूसरे शब्दों में कहें तो 30 गीगावाट तक सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए बाय 2022। ये पहले लक्ष्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया, तो फिर टारगेट डेट को अब एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 2026। पीएम कुसुम स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि फार्मर्स को इनकरेज किया जाएगा, फार्मर्स या फार्मर्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या पंचायती इंस्टीट्यूशंस को मॉनेटरी इनिशिएटिव्स या इंसेंटिव्स दिया जाएगा और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि फार्मर्स का जो बैरन लैंड है, खाली जमीन है जहाँ खेती नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए जाएं।
या फिर कुछ ऐसे जहां एग्रीकल्चरल लैंड्स भी हैं, वहां पे भी ऐसे माउंटेड सोलर पैनल्स लगाए जाए ताकि खेतों पे ज़्यादा असर ना पड़े। इस तरीके से फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की, वो इन ऑर्डर टू इरिगेट लैंड, वो काफ़ी हद तक सोलर एनर्जी से मीट हो जाए। प्लस जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट करें फार्मर्स विथ हेल्प ऑफ द सोलर पैनल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन देयर लैंड, उस पावर को वो बेच पाएं थ्रू ग्रिड कनेक्शन, और जिससे वो अपने लिए थोड़े से एडिशनल इनकम भी जनरेट कर पाएं। तो फार्मर्स के लिए तो कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत। उनका जो बैरन या अनकल्टिवेबल लैंड है, वहाँ पे भी कुछ हद तक उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और वहाँ से उनके लिए कुछ एनर्जी प्रोडक्शन भी होगा, जहाँ से वो उन ज़मीनों पे खेती कर पाएंगे, इरिगेशन कर पाएंगे जहाँ पे लैंड जो है वो फर्टाइल है। तो बैरन लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। कल्टीवेबल लैंड पे भी ऐसा रेज स्ट्रक्चर्स बनाया जा सकता है। अगर फार्मर्स खुद नहीं करना चाहते, अपने बैरन लैंड पे इस तरीके का प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहते, तो किसी दूसरे डेवलपर को, एपीडीसीएल या एपीडीसीएल से कनेक्टेड कोई प्राइवेट डेवलपर को वो ज़मीन रेंट पे दे सकते हैं, जिससे उनको कुछ इनकम मिलेगा। अगर वो खुद डेवलप करते हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा जो अपनी रिक्वायरमेंट वाली पावर है वो तो कंज्यूम करेंगे ही, उसके अलावा जो सरप्लस पावर प्रोड्यूस करेंगे, दे कैन सेल इट टू डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ पावर, जैसे असम के अंदर एपीडीसीएल है, और उससे वो अर्निंग कर सकते हैं। तो फार्मर्स के लिए सरल भाषा में कहें तो एनर्जी अवेलेबिलिटी इन रिलायबल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर होगा विथ हेल्प ऑफ पीएम कुसुम, प्लस इनकम ऑगमेंटेशन होगा। दो मेन फायदे होंगे, एनर्जी अवेलेबिलिटी एंड इनकम ऑगमेंटेशन। पीएम कुसुम स्कीम को अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत टोटल 3 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ए में लक्ष्य रखा गया है कि 10,000 मेगावाट पावर जनरेट किया जाए बाय हैविंग सोलर पैनल्स ऑन बैरन लैंड। उसके अलावा एग्रीकल्चरल पंप्स 17.5 लाख एग्रीकल्चरल पंप्स जो सोलर पैनल कनेक्टेड हों, वो डेवलप किए जाने हैं, ताकि डीजल बेस्ड एग्रीकल्चरल पंप्स का इस्तेमाल ना हो। और तीसरा, एग्रीकल्चरल पंप्स 10 लाख कम से कम ऐसे हमें सरकार को प्रोवाइड करने हैं जो स्टैंड अलोन सोलर पैनल से तो कनेक्टेड नहीं है, बट दे आर कनेक्टेड विथ अ ग्रिड सिस्टम विच मेनली टेक्स फीड ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। तो 10 गीगावाट बैरन लैंड से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 17.5 लाख स्टैंड अलोन सोलर बेस्ड एग्रीकल्चरल पंप्स, एंड 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड सोलर बेस्ड एग्रीकल्चरल पंप्स। ये 3 कंपोनेंट हैं पीएम कुसुम स्कीम के। अब आज वाला ये जो आर्टिकल आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे जो डेटा दिया है पीएम कुसुम स्कीम के टारगेट को लेकर के, ये डेटा मेरे हिसाब से फैक्चुअली गलत है, तो इसको देख करके कंफ्यूज मत होना। ये यहाँ पे मैंने ये जो डेटा लिया है पीएम कुसुम स्कीम के तीनों कंपोनेंट का, दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वेबसाइट, वहाँ से मैंने डेटा लिया है। यहाँ पे शायद से लिखते वक्त कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो कभी कभार तो आर्टिकल लिखते वक्त कुछ गलतियां हो जाती हैं। 100 गीगावाट लिखा हुआ है टारगेट है, 100 गीगावाट टारगेट नहीं है, 10 गीगावाट टारगेट है। और 17.5 लाख स्टैंड अलोन एग्रीकल्चरल पंप्स एंड 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स। चलिए, ये बात तो आप समझ गए, 3 कंपोनेंट्स ऑफ पीएम कुसुम। बट अगर प्रोग्रेस देखा जाए तो हाल फिलहाल में जून महीने का डेटा आपको अगर देखा जाए, जून 2024 तक का प्रोग्रेस, तो 10,000 मेगावाट टारगेट था बैरन लैंड से सोलर पावर जनरेट करने का, हम जनरेट कर पा रहे हैं ओनली 256 मेगावाट। ये मैंने डेटा सीधा सीधा इस न्यूज़पेपर से ही लिया है। 3.97 लाख सोलर पंप्स कंपोनेंट बी के अंतर्गत लगाए गए हैं, जबकि टारगेट है 17.5। 13,000 के आसपास सोलराइज्ड पंप्स इंस्टॉल किए गए हैं, जबकि टारगेट है 10 लाख। तो इट इज क्वाइट क्लियर कि पीएम कुसुम स्कीम जो है अपने टारगेट को हेवी मार्जिन से मिस कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों स्लो प्रोग्रेस हो रहा है पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत?
स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, इसी कारण से डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया 2026 तक। कारण क्या है स्लो प्रोग्रेस के पीछे? सबसे बड़ा कारण है सुटेबल लैंड फॉर सोलर पावर जनरेट करने के लिए ना मिलना। अभी कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं, गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट, जहां पे सुटेबल लैंड्स हैं सोलर पावर जनरेट करने के लिए, बट इन स्टेट्स के अंदर वैसे ही कई सारे लैंड जो है वो बैरन है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे खेती हो रही है। अब खेतों की जमीन को फार्मर जो है वो डाइवर्ट नहीं करना चाहते फॉर सोलर पावर जनरेशन। तो कई सारे स्टेट्स में सुटेबल लैंड ही नहीं है। जहां सुटेबल लैंड है, गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट्स में, जहां पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं इंसोलेशन, वो थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ के फार्मर्स थोड़े से एप्रीहेंसिव हैं विथ रिस्पेक्ट टू पीएम कुसुम स्कीम कि हम खेतों में अगर लगाते हैं सोलर पैनल्स तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं। प्रॉपर लैंड का अवेलेबिलिटी होना, उसको मैपिंग कर पाना कि ये पीएम कुसुम की स्कीम के अंतर्गत परफेक्ट रहेगा, ये अभी तक ठीक से नहीं हो पा रही। और यही कारण है कि पीएम कुसुम स्कीम, दो द इंटेंशन इज क्वाइट गुड एंड द पोटेंशियल बेनिफिट्स आर ऑल्सो क्वाइट हाई, फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, एनर्जी डिपेंडेंसी भी कम होगी, और सीधा तीसरा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होगा। येट पीएम कुसुम स्कीम डिस्पाइट सच पॉसिबल बेनिफिट्स हैज नॉट बीन एबल टू टेक ऑफ द वे गवर्नमेंट हैड एक्सपेक्टेड इट टू। अब इसी कारण से हाल फिलहाल में राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि ड्रोन बेस्ड एग्रीकल्चरल लैंड की मैपिंग शुरू की है, जिसके बेसिस पे तय किया जाएगा डिजिटलाइज तरीके से कि कहाँ कहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं अंडर पीएम कुसुम स्कीम। और वो ड्रोन बेस्ड जो डेटा निकाला जाएगा उसको एक पोर्टल में फीड किया जाएगा, डिजिटल पोर्टल में फीड किया जाएगा, और वहां से आप कह सकते हैं डेटा एनालिसिस की मदद से द राइट लैंड पार्सल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम कुसुम स्कीम विल बी आइडेंटिफाइड। इसी तरीके का अगर इनिशिएटिव बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी लें तो पीएम कुसुम स्कीम के टारगेट को अचीव करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। ऐसा आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है, पीएम कुसुम स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर चेंजिंग एनर्जी डायनेमिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्रिटिकली एनालाइज। अब क्रिटिकली एनालाइज बोलते हैं आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही लिखने होंगे। प्रोज एंड कॉन्स से यहां हमारा मतलब है कि आपको सपोर्ट करना होगा कि यस इट कैन चेंज द एनर्जी डायनेमिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, बट एट द सेम टाइम आपको काउंटर भी करना होगा कि नहीं नहीं, ये मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं होगा गिवन सम इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो पहले पीएम कुसुम स्कीम क्या है वो थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, चूंकि 15 मार्कर है तो ठीक ठाक सा एक्सप्लेन कर दिया पीएम कुसुम स्कीम क्या है। फिर ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ पीएम कुसुम स्कीम, तो एनर्जी सिक्योरिटी को सबसे पहले लिखा। फिर इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं, इनकम ऑगमेंटेशन, रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज, लेकिन सारे ही पॉजिटिव्स में अंत में आपको थोड़ा सा वो निकाल करके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को निकाल करके फिर एनर्जी डायनेमिक्स से लिंक कर देना होगा कि सिंस इट इज लेस पॉल्यूटिंग एंड दैट इज व्हाई इट कैन बी मोर यूज्ड बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो हर जगह आपको अल्टीमेटली घुमा करके हर एक पॉइंट को एनर्जी डायनेमिक्स के फॉर्म में दिखाना होगा, ठीक है। और फिर आपको एक ट्रांजिशन लाइन दे देना होगा, और ट्रांजिशन लाइन की इट इज फ्रॉट विद सर्टेन चैलेंजेस, और फिर वो चैलेंजेस थोड़े से बता दीजिए। चैलेंजेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो हमने हाल फिलहाल में डिस्कस भी किए हैं, ठीक है। कंक्लूजन में अगर कुछ करंट डेवलपमेंट्स को आप मेंशन कर पाते हैं एज अ सॉल्यूशन तो दैट आल्सो अपीयर्स वेरी गुड। तो जैसे इस केस में राजस्थान सरकार के इनिशिएटिव को आप मेंशन कर सकते हैं इन कंक्लूजन। बहुत बार आपका जो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड होता है वो एक जैसा ही हो जाता है। कंक्लूजन का वैसे तो मुख्य मकसद होता है कि जो आपने ओवरऑल डिस्कशन किया है उसको समराइज करके 2 लाइन में लिख दें। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस दें, बट कई दफ़ा आप बिना हेडिंग दिए कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड हेडिंग दिए 2 लाइन लिख सकते हैं जो दोनों आइडियाज का मिक्सचर हो, थोड़ा सा आपके जो डिस्कशन है उसका एसेंस भी रिफ्लेक्ट करता हो और थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव तरीके से फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन भी देता हो। ऐसा भी आप करके लास्ट में 2 या 3 लाइन लिख सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about National Pest Surveillance System. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view.
अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर सेगमेंट। देखिए, भारत सरकार ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, डिजिटलाइज सिस्टम, जिसका नाम है नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा फार्मर्स को हेल्प करने के लिए इन ऑर्डर टू कंट्रोल पेस्ट्स। तो जो अनवांटेड इन्फेक्टेंट्स होते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको कहा जाता है पेस्ट्स, और उन पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और वही पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसको कहा गया नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। इस नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम के अंतर्गत फार्मर जो हैं, दे कैन कनेक्ट विथ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स वाया मोबाइल फोन इन ऑर्डर टू टेक viable suggestions as far as pest management of their agricultural field is concerned। और एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बेस्ड पूरी एनालिसिस की जाएगी। पेस्ट, अभी तक कौन सा पेस्ट इस्तेमाल किया गया, पूरा डेटा फीड किया जाएगा कि कितना पेस्ट इस्तेमाल किया गया, कौन कौन से टाइप का पेस्ट इस्तेमाल किया गया। पहले ये डेटा दिया जाएगा सिस्टम में, फार्मर से डेटा लिया जाएगा, सिस्टम में फीड किया जाएगा, उसको एनालाइज करके साइंटिस्ट जो हैं वो एक आइडिया डेवलप करेंगे कि कितना पेस्ट और कौन सा पेस्ट इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और फिर वो आइडिया वो फार्मर्स को कम्युनिकेट करेंगे ताकि फार्मर्स बेहतर पेस्ट कंट्रोल या मैनेजमेंट कर पाए। ऑलरेडी ये नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम जो है वो पायलट बेसिस पे यानी कि स्मॉल स्केल पे चल रहा था, अब उसको नेशन वाइड लॉन्च कर दिया है भारत सरकार ने। इससे फायदे क्या होंगे नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम से? पेस्टिसाइड मैनेजमेंट वुड बी बेटर। तो एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज से क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी डैमेज होता है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है क्योंकि सॉइल की सैलिनिटी, सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है। एक्सेसिव पेस्टिसाइड मैनेजमेंट से इंसानों के हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है क्योंकि क्रॉप्स के थ्रू वो जो पेस्टिसाइड है वो हमारे बॉडी के अंदर भी इंटर कर सकता है। एक्सेसिव पेस्ट यूज करने से जो अनइंटेंडेड स्पीसीज हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह जो सॉइल के लिए हेल्दी होते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान होता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब होती है, और हमारे हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम जो होगा वो एक साइंटिफिक अप्रोच होगा पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, फास्ट रेस्पॉन्स भी देगा। देखिए, पेस्ट अटैक होते ही अगर सही इंफॉर्मेशन मिल जाए फार्मर्स को तो वो पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल कर लेंगे, तो इससे जो क्रॉप डैमेज है वो कम होगा, तो फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। फास्ट रेस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली रेस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग अ पेस्ट अटैक इनटू टर्निंग टू अ लार्ज स्केल डैमेज फॉर द क्रॉप्स। तो फास्ट रेस्पॉन्स हो पाएगा विथ हेल्प ऑफ नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। एक्यूरेट पेस्टिसाइड यूज, कौन सा पेस्टिसाइड किस केस में इस्तेमाल करना है फॉर बेस्ट आउटकम, ये भी इस नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम से पता चल पाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Wolbachia method for dengue control. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. देखिए, डेंगू जो बीमारी है इट इज कॉज्ड बाय ए वायरस जिसका नाम है डेंगू वायरस, शॉर्ट में कहते हैं DNV। तो इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ह्यूमन टू अ हेल्दी ह्यूमन वाया अ मॉस्क्यूटो विच इज एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो। तो मान लीजिए कि ये एक अनइन्फेक्टेड एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो है, ये अगर किसी डेंगू इन्फेक्टेड इंसान को बाइट करेगा, मेनली फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो इसको ट्रांसमिट करते हैं, तो अगर ये फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो अगर किसी इन्फेक्टेड डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो इसके अंदर भी डेंगू के वायरस आ जाएंगे। तो मॉस्क्यूटो इज नाउ इन्फेक्टेड, and now if this infected mosquito bites a healthy human, then this healthy human can also get infected with dengue, and then that symptom will reflect after 3 to 4 days. It may persist for a month, और फिर इसको कोई अगर अनइन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो बाइट करे तो फिर वो भी मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड हो जाएगा, और वो फिर किसी दूसरे हेल्दी इंसान को बाइट करे तो फिर वो हेल्दी इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इस तरीके से डेंगू के केसेस बढ़ते हैं। डेंगू के केस में फीवर, बॉडी एक, ये सब देखने को मिलता है, और हेमोहेरिक फीवर यानी कि
इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है कभी कभार, जिस कारण से एक्सेसिव ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। अभी डेंगू सिंस इट इज मेनली स्प्रेड ड्यू टू मॉस्क्यूटोज, तो दैट इज वाई इट विल बी मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, जहाँ पे मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग ईजियर होता है। नॉर्मली तो ज़्यादातर डेंगू के केसेस 1 से 2 वीक में ठीक हो जाते हैं, बट इन सम सीवियर केसेस इट कैन बी फैटल, मतलब इट कैन कॉज अ डेथ ऑल्सो। बट फर्टिलिटी के केसेस कम हैं, स्पेशली इन दोज कंट्रीज वेयर प्रॉपर मेडिकल केयर इज देयर। अगर डेंगू के केस में प्रॉपर मेडिकल केयर किया जाए तो फर्टिलिटी यानी कि डेथ रेट्स काफ़ी कम है, लेस देन 1%। बट डेंगू का अलग से कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। डेंगू के केस में जब एक बार डेंगू फीवर हो जाए तो बस बॉडी को आपको प्रॉपर रेस्ट देना होता है और आपको एक्सेसिव फीवर बस नहीं होने देना होता है। सिम्टम्स को आप ट्रीट कर सकते हैं, बीमारी को एज इट इज आप ट्रीट नहीं कर सकते। नाउ यू विल हैव टू वेट फॉर योर ओन इम्यूनिटी टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट डेंगू। अब अगर भारत के अंदर बात की जाए तो डेंगू के केसेस पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे ग्राफ दिखाया है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। दिस डेटा हैज बीन रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। तो भारत में साल 2020 में लगभग 3 करोड़ केसेस डेंगू के पाए गए। अब डेंगू के कारण ह्यूमन लाइफ का लॉस तो होता ही है, इकोनॉमिक लॉस भी होता है, क्योंकि लोग फिर काम पे नहीं जा पाते। तो दैट इज नोन एज मैन डेज लॉस। जब लोग ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं जाते, तो मैन डेज लॉस होता है एंड दैट कॉजेज ओवरऑल डैमेज या लॉस टू द इकोनॉमी एज वेल। तो इस कारण से डेंगू को कंट्रोल करना, या डेंगू जैसे बाकी और भी इस तरीके के वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, जैसे चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका, इनको कंट्रोल करना इज इम्पॉर्टेंट, खासकर इन कंट्री लाइक इंडिया जहां पे डेंगू केसेस आर राइजिंग इन अ वेरी स्टीप फैशन। तो डेंगू को कंट्रोल करने के लिए एक नई टेक्निक डेवलप की गई है जिसका नाम है डब्लू मेल स्ट्रैटेजी, या सरल भाषा में इसको वोल्बैसिया मेथड भी कहते हैं। इस डब्लू मेल स्ट्रैटेजी के अंदर क्या किया जाता है कि ये एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग वायरसेस कॉजिंग डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, इस एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो के अंदर एक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वोल्बैसिया बैक्टीरिया। उसका भी एक स्पेशल स्ट्रेन जिसका नाम है डब्लू मेल स्ट्रेन। तो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो भी तो अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका अलग अलग स्ट्रेन होता है। तो डब्लू मेल स्ट्रेन ऑफ वोल्बैसिया बैक्टीरिया if introduced in Aedes aegypti mosquito, then this Aedes aegypti mosquito के अंदर जो डेंगू के वायरस होते हैं या चिकनगुनिया के वायरस होते हैं, वो रेप्लिकेट होना, मल्टीप्लाई होना कम हो जाते हैं काफी हद तक। अभी मेनली क्या होगा आप सोचिए ना, इस मच्छर ने इंसान को बाइट किया तो इसके अंदर तो कुछ ही आए डेंगू के वायरस, लेकिन वो वायरस इसके अंदर मल्टीप्लाई होकर के इंक्रीज होते हैं नेचुरल मैनर। उसको कहा जाता है रेप्लिकेशन प्रोसेस। अगर उस रेप्लिकेशन प्रोसेस को रोक दिया जाए तो इस मच्छर के अंदर डेंगू के वायरस बहुत कम होंगे, जो हो सकता है नेचुरली खत्म हो जाए। इसकी भी तो इम्यूनिटी होगी, नेचुरल इम्यूनिटी, और नेचुरल इम्यूनिटी इसको खत्म ही कर दे डेंगू वायरस के। तो वो रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ डेंगू वायरस विद इन दिस मॉस्क्यूटो इज इंपॉर्टेंट टू बी स्टॉप्ड। और डब्लू मेल स्ट्रेन ऑफ वोल्बैसिया बैक्टीरिया इफ इंट्रोड्यूस्ड इन एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो विच इज अ वोल्बैसिया बैक्टीरिया जो है, इट इज ए नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया। ये कई सारे इंसेक्ट्स में मिलता है, बट मच्छरों के अंदर नेचुरली नहीं मिलता, मच्छरों के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो के अंदर डब्लू मेल स्ट्रेन ऑफ वोल्बैसिया बैक्टीरिया अगर इंट्रोड्यूस करा दिया गया तो वो इसके कारण इन मच्छरों के बॉडी के अंदर जो वायरस, चिकनगुनिया, डेंगू, जीका के जो वायरस हैं, वो अगर गए भी तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, रेप्लिकेट नहीं होंगे, और इस कारण से डेंगू या चिकनगुनिया जैसी बीमारी स्प्रेड नहीं होगी। दैट इज द अप्रोच यूज्ड अंडर वोल्बैसिया मेथड, या दूसरे भाषा में कहें तो डब्लू मेल स्ट्रैटेजी फॉर डेंगू कंट्रोल, क्योंकि डब्लू मेल इज अ काइंड ऑफ ए स्ट्रेन अमंगस्ट वोल्बैसिया बैक्टीरिया। तो वोल्बैसिया बैक्टीरिया कई सारे टाइप के हैं, उसमें से एक स्पेशल टाइप का स्ट्रेन डब्लू मेल स्ट्रेन इज हेल्पफुल इन कर्बिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डेंगू वायरस विद इन द मॉस्क्यूटो। इससे कैसा रहेगा कि धीरे धीरे जब इस तरह के मॉस्क्यूटो जिसके अंदर डब्लू मेल स्ट्रेन ऑफ वोल्बैसिया
बैक्टीरिया है उसकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि वो आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, तो ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे उसके अंदर भी ये वोल्बैसिया बैक्टीरिया होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज एक्सपेक्टेड कि देयर विल बी पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट, और सारे के सारे मच्छर जो हैं जिनके अंदर नेचुरली डब्ल्यू मेल स्ट्रेन ऑफ वोल्बैसिया बैक्टीरिया नहीं होता है, वो धीरे धीरे उनके अंदर ये आ जाएगा। और इससे फिर क्या होगा कि वंस द पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट ऑफ मॉस्किटोज इज डन, देन द स्प्रेड ऑफ सच वेक्टर बोर्न डिजीज लाइक जीका, डेंगू, चिकनगुनिया कैन बी कर्ब डाउन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सिंगापुर ऐसा देश है जिसने इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। सिंगापुर अथॉरिटीज, इसी आर्टिकल में कहा गया है कि सिंगापुर अथॉरिटीज ने क्लेम किया है कि जिन जिन एरियाज में डब्ल्यू मिल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की गई है वहां पे डेंगू, चिकनगुनिया, जीका जैसे केसेस के होने के चांसेस 77% तक कम हो गए हैं। तो भारत में भी इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। This has been made as a suggestion in this article, but of course with more study, and we should not just rely on this one particular strategy, we should explore other approaches as well. तो ये है इस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड आइडियाज। वोल्बैसिया मेथड पे यूपीएससी ने पिछले साल प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तापी पाइपलाइन को लेकर के तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही है। सेंट मार्टिन आइलैंड, अगेन दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ कोरल्स, तो वहां पे तो नेचुरल गैस तो कैसे ही होगा। रामसार कन्वेंशन नॉट ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, यूके के अंदर है सबसे ज्यादा साइट्स, एंड रामसार इज रिक्वायर्ड टू मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, दैट इज ऑल्सो ट्रू। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।